lecture of the physics in the unit electrostat. So let us discuss the second lecture. In this lecture we will be discussing the nature of the electric field और हम थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स के साथ अब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स को मिलाने जा रहे हैं. तो ये टॉपिक आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वो यूनिफॉर्म हो और वो कांस्टेंट, मतलब आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस पर लगती है फोर्स. ठीक है, उस पर लगती है फोर्स. अब हम ये जानते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्या होता है, सेम होता है. तो फोर्स भी लगेगी उसी डायरेक्शन में. अब ये फोर्स कितनी लगेगी? ये फोर्स लगेगी E डॉट क्यू. फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q. वेक्टर फॉर्म में फोर्स बराबर E वेक्टर डॉट Q वेक्टर में लिखते हैं. अब वेक्टर फॉर्म को थोड़े टाइम के लिए भूलिए, थोड़े टाइम के लिए कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो F बराबर E डॉट Q हम लिखते हैं इस टाइप से कुछ. तो इस हिसाब से जो फोर्स हमारा होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट क्यू. तो जो आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया वो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड डॉट क्यू बाई एम के. तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट क्यू बाई एम. ध्यान से देखिए, अगर एक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो एक्सेलरेशन अचीव कर लेता है. क्यों? क्योंकि उसके वो फोर्स लगी. फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन अचीव कर लेता है. अगर वो एक्सेलरेशन अचीव कर लेता है तो स्टूडेंट्स ऐसी फील्ड जो कि एक्सेलरेशन अचीव कराए वो दे रही है इस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी. किस फॉर्म में? चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी का. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्म है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होती है ना, ये होती है कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो कि आपको काइनेटिक एनर्जी प्रदान करती है, के प्रदान करती है. ठीक है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे. अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो हम ये बात जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज इक्वल्स टू E डॉट क्यू बाई एम. सो वी कैन से दैट dv बराबर E डॉट क्यू बाई एम dt, या तो dv इज इक्वल्स टू E डॉट क्यू dt बाई एम. यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म लेके चल रहे थे, यहाँ पे इक्वेशन को ले आए. दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करते तो मिलेगा v बराबर E क्यू टी बाई एम. अब ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी में टाइम का टर्म आ रहा है, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुई तभी एक्सेलरेशन है. तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरीके के पाथ पॉसिबल हैं. जहां एक्सेलरेशन आ गया वहां दो तरीके के पाथ पॉसिबल हैं. कौन कौन सा? एक आपका होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा आपका होता है पैराबोलिक. अब कब कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब कब पैराबोलिक, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए बस आप इतना जान लें कि अगर एक्सेलरेशन आया है तो एक लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, एक पाथ होगा स्ट्रेट लाइन और दूसरा होगा पैराबोलिक. बोर्ड को ध्यान से देख लें, कोई भी चीज़ जो आपको नोट डाउन करनी है वो आप नोट डाउन कर लें, फिर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं. ओके, तो अब हम स्ट्रेट लाइन कब होगा, पैराबोलिक कब होगा, हम ये चीज डिस्कस करते हैं. जो आपकी वेलोसिटी होती है, जैसे कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ा हो तो बहुत बेसिक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ फायर की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगा था, नीचे की तरफ. तो ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर की तरफ मूव किया और वो देखिए वापस नीचे की तरफ गया. तो इन शॉर्ट जो आपकी वेलोसिटी होती है ना वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को गेन करने की कोशिश करती है. मतलब जो u की डायरेक्शन होगी और जो a की डायरेक्शन होगी,
अगर मान लीजिए कुछ u वेलोसिटी से आपने किसी एंगल पे चीज़ को प्रोजेक्ट किया है और एक ही डायरेक्शन नीचे है, तो ये जो वेलोसिटी होगी ना, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, कभी भी वेलोसिटी ऐसा नहीं होता कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाए, वो हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो अगर आपका u मतलब वेलोसिटी और a मतलब एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, बात समझिएगा, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो उस केस में आपका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सपोज आपने इस वेलोसिटी को इस चार्ज को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, तो ये सूम ऐसे करते हुए निकल जाएगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन का पाथ बनेगा। ठीक है, हाँ वो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर ये प्लेट्स बहुत दूर होंगी तब ऐसा हो सकता है, और प्लेट्स थोड़ी सी पास होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो ज़्यादातर पैराबोलिक होता है। फिर भी स्ट्रेट लाइन का केस ये होता है कि आपका जो u वेक्टर होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए a वेक्टर के। अब दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? सपोज एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, और हम उन दोनों को कुछ इस रिलेशन से बांध सकें, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल कहने हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका एक वेक्टर है i कैप प्लस j कैप और एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप, तो इस वेक्टर में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम सेम वेक्टर पा जाते हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। दो वेक्टर्स का पैरेलल होंगे जब आप उसको a वेक्टर बराबर लैम्डा b वेक्टर के फॉर्म में लिख सकें। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। तो आप नोट कर लें जो भी आपको नोट करना है इसमें। हाँ, एक केस और होता है पैरेलल होने का, अगर आपने पार्टिकल को कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई है तब भी पार्टिकल इसमें आता है वेलोसिटी गेन करता है, तो वो भी एक केस होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, पार्टिकल ऐसे चलते चलते ऐसे हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, पर वो किस केस में होता है? वो चार्ज प्लेट के केस में होता है। मतलब आपकी ऐसे प्लेट होती है पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होती है, तब वो नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब आपकी प्लेट्स ऐसे लगी हुई है, मतलब मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट ऐसे और नेगेटिव प्लेट ऐसे है और चार्ज आपका ऐसे मूव करना चाहता है, तो वो सीधा ही मूव करेगा, वो नीचे गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने बोला जब u और a पैरेलल हो या u जीरो, u और a पैरेलल हो या u जीरो हो, तो उस केस में पाथ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब अगर आपका u पैरेलल नहीं है a, मतलब u और a के बीच में कुछ एंगल है, से सम एंगल थीटा है, तो उस केस में पाथ बनेगा पैराबोलिक। और ये चीज ट्रू भी है क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम ये बात जानते थे कि अगर ऐसे वेलोसिटी ऐसे हम कोई प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऐसे गई, इसका वेक्टर ऐसे सीधे हुआ, वापस वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर। देखिए वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्वायर करना शुरू कर दिया, तो उसने पाथ कैसा बना लिया? पैराबोलिक। वैसे ही आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए दो चार्ज प्लेट ले लें, एक प्लेट ऐसी और एक प्लेट ऐसी, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करा दें और उसमें हम कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव कराएं, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाना चाहेगा। ठीक है, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाना चाहेगा अगर वो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ जाना चाहेगा क्योंकि नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये दो केसेस हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। अब अगर आपको ये चीज़ पता है एक्सेलरेशन बराबर E/Q/m, तो इसके बेसिस पे आप प्रोजेक्टाइल के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। अरे कुछ नहीं करना है, कैनन बॉल को चार्ज किया, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड से उछाल दिया, उतनी दूर जाके गिरेगी, वहाँ पे कुछ ट्रैम्पोलिन टाइप का लगा दिया, वहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो बताइए कितने रेंज पे गिरेगी। इस टाइप के बहुत से सवाल बन सकते हैं। जैसे कि इसमें एक SHM का बड़ा अच्छा सवाल था, नहीं हुआ तो मैं आपसे वो सवाल डिस्कस भी करता हूँ, पहले आप एक बार उसको नोट कर लें।
तो जेई में एक साल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जब जेई बहुत शुरुआती दौर में था तो एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि वेलोसिटी बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप दिया था वेक्टर फॉर्म में, और एक्सेलरेशन बराबर i कैप प्लस j कैप दिया था। सिनेरियो ये था कि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, एक्चुअली चार्ज पार्टिकल से नहीं था, सॉरी, इनका जनरल क्वेश्चन था। एक वेलोसिटी ऐसे उन्होंने दे दी थी और एक्सेलरेशन ऐसे दे दिया था, और उन्होंने बोला था ये बताइए कि पाथ क्या होगा। पाथ होगा आपका स्ट्रेट लाइन की सर्कल या पैराबोला या एलिप्स। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से एक करेक्ट था। तो आपको ये बताना था कि अगर वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, तो इन चारों में से कौन सा पाथ होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर लैम्डा वी का फॉर्मेट होना चाहिए, या वी बराबर लैम्डा एक्सेलरेशन का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट सेटिस्फाई होता है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वरना कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर कैसे, यहाँ तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अरे नहीं भैया, यहाँ पे वेरिएबल नहीं, यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन दिया हुआ है, एक डायरेक्शन x में, एक डायरेक्शन y में, तो एक्सेलरेशन इधर ही तो आया। एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरिएबल नहीं है, ध्यान से दो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। जो तुम लोग ने इक्वेशन पढ़ी थी ना, s = ut + ½ at² v² - u² बराबर 2as, यहाँ पे सब वेक्टर फॉर्म में अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल अप्लाई हो सकती है। पर यहाँ देखो एक्सेलरेशन ध्यान से कांस्टेंट भी हुआ है, टाइम का कोई टर्म नहीं है, डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं है, तो एक्सेलरेशन वेरी ही नहीं कर रहा। तो पहली चीज़ आपको उसमें ये पहचाननी है, तो एक्सेलरेशन क्योंकि वेरी नहीं कर रहा है, तो 2 तरीके के, क्योंकि कांस्टेंट है तो 2 तरीके के पाथ पॉसिबल है। कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, यही दोनों पॉसिबल है ना, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। अब कौन सा पाथ होगा, तो अगर इस फॉर्मेट में लिख पाए तो स्ट्रेट लाइन, वरना पैराबोला। तो भैया सर्कल एलिप्स तो हट गया पिक्चर से, सर्कल एलिप्स को हम पिक्चर से हटा सकते हैं। तो अब 2 पाथ बचे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। तो अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन बराबर है i कैप प्लस j कैप, और वेलोसिटी बराबर है 2i कैप प्लस 4j कैप। कभी भी हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी के टर्म में नहीं ला सकते हैं। मतलब a बराबर लैम्डा v हम नहीं कर सकते, ना v बराबर लैम्डा a हम कर सकते हैं। तो इस वजह से स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो पाथ क्या होना चाहिए, पैराबोला। तो इस टाइप का जेईई में क्वेश्चन पूछा था, बहुत हल्की सी एनालिसिस करने की जरूरत थी और कुछ नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, 2 तरीके का पाथ, दोनों पाथ मिलने ऐसे डिसाइड कर लें। ठीक है, क्वेश्चन और ऑप्शंस को आप नोट कर लें, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक 2018 में जेईई का एक क्वेश्चन था कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है एंड सम चार्ज पार्टिकल ऐसे है, जो कि हमने थीटा एंगल पर रिलीज किया है। चार्ज पार्टिकल है जो कि हमने थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में भरी हुई, मतलब ये एंडलेस है, मतलब समझिए पूरा ब्लैक बोर्ड ही एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा समझ लीजिए। उन्होंने इसमें उन्होंने क्या किया था कि ऐसे एक ड्राइंग उन्होंने बना दी थी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ड्राइंग देखिए उन्होंने क्या बनाई थी। उन्होंने ड्रॉ ये किया था, उन्होंने ऐसे 4 पाथ बनाए थे, एक को 1, 2, 3 और 4 कर दिया। उन्होंने पूछा था अगर चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये वाला पाथ करेक्ट होगा, ये वाला पाथ सेकंड ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट होगा कि ये वाला करेक्ट होगा कि ये वाला करेक्ट होगा। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा तो इस तरफ, और प्रोजेक्शन आपका इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसका मतलब उसका पाथ तो बनना चाहिए भैया ऐसे पैराबोलिक, तो पैराबोलिक बनना चाहिए। तो 3 और 4 तो पैराबोलिक नहीं है, तो 3 और 4 तो पिक्चर से हट गया, बचा कौन कौन सा 1 और 2। अब ध्यान दीजिए, तो 1 की डायरेक्शन किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर।
मतलब एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर, और इनिशियली फायर कैसे किए थे, ऐसे। तो ये बात तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आने के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, केवल परफेक्ट का। देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी, तीनों एक ही डायरेक्शन। तो इसी को बोलते हैं थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स मिला के क्वेश्चन पूछना। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आप लोग देखते हो तो थोड़ा डर जाते हैं। आपको ये बात पता है कि अगर एक पेंडुलम है, एक सिंपल सा पेंडुलम ले लेते हैं जिसका मास है मान लीजिए m, लेंथ है जिसकी l, और धरती पे ही रखा हुआ है जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और मैं आपसे पूछ लूँ टाइम पीरियड इस पेंडुलम का क्या होगा, तो आप बोलोगे 2π/L/g। वेरी करेक्ट। बट सपोज कीजिएगा ये पेंडुलम एक चार्ज पार्टिकल भी, मतलब एक चार्ज बॉडी है क्यू, और इसमें चार्जेस इतने कि इसके मास में कोई फर्क नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में लग रही है E0। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो टाइम पीरियड कितना था। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड E0 भी नीचे लग रही है तो आप मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। तो बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर टाइम पीरियड तो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है। नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है तो इस रूप पे आ रही है टेंशन। टेंशन क्यों आ रही है भाई, इनिशियली ये mg फोर्स फील कर रहा था, मास इतना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और चार्ज पार्टिकल है तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी qt। तो एक फोर्स और आ गई, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितनी लगी, नीचे की तरफ नेट फोर्स लगी mg + qt। नीचे की तरफ जो नेट फोर्स लगी है F नेट, वो लगी है mg + QE0। अब नेट फोर्स का मतलब है मास इंटू नेट एक्सेलरेशन बराबर मास इंटू, तो ए नेट क्या है, वो है mg + QE/m। तो मतलब इतना एक्सेलरेशन आपका इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ लग रहा है। इनिशियली कितना लग रहा था g, तो आपका टाइम कितना था 2π/L/g। अब एक्सेलरेशन लग रहा है कितना mg + QE/m, तो अब आपका टाइम पीरियड क्या हो जाना चाहिए 2π/L/mg + QE0/m। बहुत सिंपल सवाल, क्या था, कुछ नहीं था। और ये सवाल मैं आपको बताऊं, इसको पूछा था एक बार KVPY में पूछा था, एक बार इसको NCERT में भी पूछ सकता है। जब NCERT बहुत अच्छा हुआ करता था, अच्छा लेवल हुआ करता था NCERT में, तब पूछा था इसको। और एक एग्जाम आपने UPTU आई थिंक दिया, तो UPTU में एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बस डायरेक्शन उन्होंने बदल दी थी। वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, पहले आप ये चीज़ नोट कर लो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ अगला क्वेश्चन, उन्होंने डेटा वाटा सब सेव रखा था। अगला क्वेश्चन UPTU का जो है, आई थिंक ये UPTU ने पूछा था एक बार, कब पूछा था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर UPTU का क्वेश्चन है। तो UPTU में एक साल पूछा था, इन्होंने कंडीशन दी थी, सब कुछ वैसे ही था जैसा पिछला डायग्राम था। उन्होंने मास m को, जो कि q चार्ज था, मतलब चार्ज था q कूलम से, उसको लटका दिया था ऐसे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रही थी। ठीक है, और इस रोप को उन्होंने मासलेस बता दिया। मासलेस इसलिए कि मास में कोई चेंज ना है, और अनस्ट्रेचेबल बता दिया कि रोप स्ट्रेच ना हो जाए, क्योंकि लेंथ चेंज होती है और टाइम पीरियड तब भी चेंज होता है। तो SHM में उन्होंने बोला क्या था, मासलेस इनकम्प्रेसिबल स्ट्रिंग यूज की। तो मासलेस इसलिए कि मास ना चेंज हो, क्योंकि मास चेंज होगा तब भी टाइम पीरियड का फर्क पड़ेगा। लेंथ ना चेंज हो, इनकम्प्रेसिबल, और स्ट्रिंग हमने ली थी कि लेंथ इसलिए ना चेंज हो कि मतलब उस पर टेंशन वगैरह तो बहुत चेंज हो सकती है। तो इन्होंने किया क्या था कि मास m को ले लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बोल दिया। अब इन्होंने किया क्या कि इस डायरेक्शन में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड नचा दी। जब इन्होंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तब हमसे पूछा कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ
ऑक्सीलेशन कितना होना चाहिए, उन्होंने SHM नहीं बोला है, SHM यहाँ की मे भी शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है कि नहीं। आपको ये बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कितना था, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड जानने के लिए अगर इस मास m पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से मतलब लग रही है, तो इसका मतलब इस और ये चार्ज q से चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स कितनी लग रही है EQ, और नीचे फोर्स कितनी लग रही है mg। ध्यान देंगे तो नीचे फोर्स लग रही है mg, इस तरफ फोर्स लग रही है EQ, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो वो कितनी लग रही है, Fnet कितनी लग रही है, रूट ओवर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस e स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो Fnet लग रहा है, Fnet की वजह से क्या होगा, ये आपका बॉब इस टाइप से सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आपकी Fnet इस डायरेक्शन में लग रही थी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन मेन पोजीशन अब ऐसे हो जाएगी। अब Fnet बराबर आपका आ रहा है, मैं ये सब थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, Fnet बराबर आपका आ जा रहा है m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल। Fnet आपका होता है m और क्या कहते हैं a नेट, एक्सेलरेशन नेट। अगर हम Fnet का स्क्वायर कर दें तो मतलब इसका स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि इधर से स्क्वायर रूट हट जाए, ई नॉट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब m a नेट, m स्क्वायर a नेट स्क्वायर बराबर m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर डॉट क्यू स्क्वायर। हमें a को करना था कॉमन, तो हम a को कर लिए कॉमन, तो a नेट बराबर हो गया m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई m स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, यहाँ से हम थोड़े बहुत चीज़ें कॉमन कर सकते हैं, तो बाकी पार्ट जैसे कि कैलकुलेशन गई था, तो कॉमन अगर करोगे तो मिलेगा तुम्हें जी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, यहाँ एम स्क्वायर कर, तो यहाँ पे स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो एम स्क्वायर से, और यहाँ भी एम स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, तो ये एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये आपका एक इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन सिस्टम पे लग रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और अब जी क्या है, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है। तो ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है एल बाई रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। देखिए गंदा सा सोल्यूशन बन गया। अब ये गंदा सा ऑप्शन जब आपको क्वेश्चन में मिलता है तो आपको लगता है क्वेश्चन टिपिकल है। क्वेश्चन नहीं टिपिकल, क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ नेट फोर्स निकाल लिया, उससे नेट निकाल लिया और ऐसे लिख लिया, तो अब इसमें और मैं क्या टिपिकल कर सकता हूँ, अरे भैया 2 पेंडुलम रख दूंगा, पेंडुलम में एक्सटेंशन भी ले लूँगा, तो 3 फोर्सेज हो जाएंगी। पेंडुलम में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेढ़ा कर सकता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में बचा दूंगा, और ग्रेविटी नीचे लगे तो उनके बीच का एंगल बढ़ा देंगे। तो बेसिकली बढ़ क्या रहा है, बेसिकली आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है, लॉजिक वही का वही है। नेट फोर्स निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, जी इफेक्टिव में रख दो। अब मुझे और टिपिकल करना हो तो और मैं क्या कर सकता हूँ, अरे भैया मैं इस स्प्रिंग की जगह मैं स्प्रिंग ले लूँगा, तो स्प्रिंग से क्या होगी, लेंथ भी वैरी कर जाएगी। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन भी मैं बना सकता हूँ। मेरा काम आपको क्वेश्चन बना के देना नहीं है, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपकी जो डीपीपी आएगी, मतलब जो मैं अभी आपको डीपीपी ग्रुप पे भेजूंगा, उस डीपीपी में ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस टाइप के भी मिलेंगे, कुछ मैं लेंथ में वैरी करा दूंगा तो उस टाइप के भी मिलेंगे। एक लेंथ वेरिएशन का अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने अभी आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग 13 के बच्चों को और 12th के बच्चों को जो जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग 1 महीना पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। 3D फिगर्स आ जाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, 4 तरह के कोऑर्डिनेट चलते हैं। हर इक्वेशन को उसमें लाना, कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सी चीज़ें।
ठीक है। आप और हायर लेवल पे जाओगे इंजीनियरिंग लेवल पे, तो वहाँ डेल नोटेशंस चलती हैं, तो डेल नोटेशन उनके मतलब समझाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको जो आपके कोर्स में था, मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक और बचा है जो हम देखना चाहेंगे, डाइपोल। व्हाट डू मीन बाय डाइपोल? डाई मतलब होता है दो, पोल मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी। तो डाइपोल मतलब टू पोलैरिटी। अब टू पोलैरिटी मतलब क्या है? अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप अगर HCl के बारे में थोड़ा बहुत देखो, तो क्लोरीन नेगेटिव होता है, उस पर पार्शियल नेगेटिव साइन होता है, H पे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि H और Cl के बीच बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है। और ये जो दो चार्जेस है ना, जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं एटम के ऊपर, ये बहुत छोटे डिस्टेंस से एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप इजीली अलग नहीं कर सकते। HCl को आप अलग कर सकते हो, पर इजीली अलग कर नहीं सकते। जैसे कि आपका वाटर जो होता है, ठीक है, वाटर भी आपका डाइपोल की तरह ही होता है, ठीक है। वाटर भी जो आपका होता है वो आपका क्या कहते हैं, ये डाइपोल होता है। अब आप बोलोगे डाइपोल से कैसे होता है, तो डाइपोल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डाइपोल कहता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं P से, और P बराबर होता है Q डॉट टू A। अब डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन है किधर से किधर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसकी तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है और H पे सिंगल पॉजिटिव, तो ये तो इक्वल चार्जेस है ही नहीं, तब ये डाइपोल कैसे हुआ? बेटा ये भी डाइपोल है, और दो अलग अलग तरीके से डाइपोल है, मतलब दो डाइपोल को मिला के बना दिया हमने। अगर हम इस पर दो चार्जेस को थोड़ा सा अलग देखें, नेगेटिव और नेगेटिव, तो ध्यान से देखो, एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये। तो हाइड्रोजन की डाइपोल मूवमेंट इधर आती है, मतलब जो P है वो इस साइड आ रहा है, और एक हाइड्रोजन का P इस साइड आ रहा है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट किधर आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। तो डाइपोल आपका वेक्टर है, तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे कि अगर आपका +10 कूलम चार्ज है और -11 कूलम चार्ज है, 10 मीटर से सेपरेट किए, तो ये डाइपोल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको -10 कूलम कर लें तो ये डाइपोल होगा, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ऐसे डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q डॉट 2A। अब ये 2A क्या है? कई स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि A डिस्टेंस उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ये 2A पूरी डिस्टेंस है। मतलब अगर आपका एक Q चार्ज ऐसे है और एक -Q चार्ज ऐसे है, तो इसके बीच की डिस्टेंस है 2A, इसके बीच की डिस्टेंस है 2A, ओके। और इसलिए हम डाइपोल मूवमेंट लिखते हैं Q डॉट 2A। कुछ लोग कहते हैं -Q डॉट 2A, वैसे नहीं होता है, -Q डॉट 2A Q डॉट 2A होता है, ठीक है। अब ये A वेक्टर होता है यहाँ पे, और ध्यान से देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, मतलब एक स्केलर का एक वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। तो ये होता है तुम्हारा डाइपोल। अब डाइपोल की कई प्रॉपर्टीज होती है जिनके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। तो डाइपोल की सबसे पहली चीज़ है कि हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट होगा। नेट डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पर। नेट डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करेगा किस पे? बॉन्ड लेंथ पर। अब आप सोचोगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होती है। जैसे कि एक HCl मॉलिक्यूल ले लें, एक HCl मॉलिक्यूल ले लें, तो HCl मॉलिक्यूल में ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, जो पार्शियल नेगेटिव है, इनके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये आपकी होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अब डाइपोल इंपॉर्टेंट क्यों इतना हम डाइपोल डाइपोल कर रहे हैं? डाइपोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कई प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डाइपोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके ऊपर कई क्वेश्चन हैं जो मैं भी आपको करवाऊंगा,
ऑब्वियसली। तो अभी के लिए आप जान लें डाइपोल क्या होता है, P इज इक्वल टू Q डॉट टू ए, और पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और अगर एक पार्टिकल है जिसमें एक से ज़्यादा डाइपोल है तो हम उसमें दो डाइपोल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका जैसे वेक्टर हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीख लें, कुछ डाइपोल के अच्छे क्वेश्चंस लगा लें। अब जैसे कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन डाइपोल में मैं आपसे पूछ सकता हूँ, 10 कूलम का चार्ज है, -10 कूलम का चार्ज है, 10 मीटर से सेपरेट किया है, बताओ डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना। बहुत आसान क्वेश्चन, चुटकियों में लगने वाला। तो ये होता है Q डॉट टू ए। अब यहाँ टू ए है क्योंकि हम वेक्टर ले रहे थे, तो ए को हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं तो हम ए का भी मैग्नीट्यूड से लेंगे। ध्यान दो तो डाइपोल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, माइनस से पॉजिटिव की तरफ। चार्ज 10 कूलम, डिस्टेंस है 10 मीटर, डाइपोल मोमेंट कितनी 100 है ना, 100 कूलम मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा डाइपोल। अब डाइपोल में ये तो बहुत बेसिक सवाल है। दूसरा है, पहला सवाल ये था, दूसरा देखना, HCl के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। H के ऊपर पॉजिटिव 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 नेगेटिव। इस चार्ज को एस्टिमेट किया गया कि इलेक्ट्रॉन बाय थर्ड है, मतलब इतना चार्ज H के ऊपर, तो इतना ही चार्ज Cl के ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन बस माइनस साइन का होना चाहिए। और हम बोल रहे हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ है 101.04 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ डाइपोल मोमेंट होगा कितना। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या है, Q डॉट टू ए, और टू ए क्या है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ को मीटर में चेंज करो, 1.024 × 10⁻⁻10 मीटर। और चार्ज कितना है, E/3, तो E/3 डॉट 1.04 × 10⁻⁻10 कूलम मीटर, ठीक है। E की वैल्यू क्या है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इंटू 1.04 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 3 कूलम मीटर। मेरे हिसाब से तो भाई साहब यही डाइपोल मोमेंट, इसको आप एक बार देख लें, ठीक है। तो ऐसे डाइपोल निकालते हैं। अब डाइपोल में अच्छे सवाल बनते हैं, बताता हूँ कैसे, ध्यान दीजिए। एक बहुत हाइपोथेटिकल सा आपको सवाल बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए 2Q का चार्ज यहाँ रखा है, -2 चार्ज यहाँ रखा है, -2 चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी 10 मीटर दी है, डी है, और ये डिस्टेंस आपकी d है। आपको बताना है इस सिस्टम की वजह से नेट डाइपोल किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, ठीक है। इस सिस्टम की वजह से नेट डाइपोल होगा भी कि नहीं, पहले तो आप ये सोचो। तो होगा बिल्कुल, अगर Q चार्ज है तो इसका मतलब नहीं आप Q और Q चार्ज रखें, तो एक डाइपोल भैया ऐसे आएगा और दूसरा डाइपोल ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब दो डाइपोल आएंगे, और नेट डाइपोल अगर दोनों, एक डाइपोल ऐसे एक डाइपोल ऐसे है, तो नेट डाइपोल किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डाइपोल की वैल्यू क्या है, हम इसको बोल देते हैं, ये पूरा सेगमेंट हम बोल देते हैं B है, और ये पूरा सेगमेंट हम बोल देते हैं A होगा। तो B की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट B आ रही है वो कितनी आ रही है, तो वो आ रही है Q डॉट D इस डायरेक्शन में, वैसे ही इसकी वजह से कितनी आ रही है, Q डॉट D। तो अब देखो ध्यान से, Q डॉट D ऊपर और Q डॉट D नीचे, बीच का एंगल 90। तो नेट डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते थे, रूट ओवर दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते थे, a² + b² प्लस 2ab cos थीटा। तो ये रूट ओवर qd² प्लस qd² प्लस 2q डॉट d cos एंगल 90 का बन रहा है cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ देखो qd सेम था, qd को कॉमन कर ले तो 2 बचा, और qd² लगा तो आंसर आया qd²। तो मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और qd√2, मतलब नीचे वाले से कितने के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये आपकी नेट डाइपोल मोमेंट है। अच्छा,
नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी मैंने क्वेश्चन एक एरर कर दिया, सॉरी क्वेश्चन में ही एक एरर है, ये -2q लीजिए और वो तरफ +q ले लीजिए, अब सही है वो क्वेश्चन। नहीं भी लेते तो फिर नीचे की तरफ इस तरह डायरेक्शन आती है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब डायपोल के लिए मैं एक डेरिवेशन भी कराता हूँ, आपके बुक में ये डेरिवेशन दिया होगा, मैं आपको इस डेरिवेशन का बाकायदा वो भेज दूँगा, क्या कहते हैं कैसे डिराइव किया है मैंने। 3 डेरिवेशन से 2 मैं करवाऊंगा, एक आपको करना होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल मैं करवाऊंगा, एनी पोजीशन वाला आप करोगे। एनी पोजीशन वाले का मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा, आप पढ़ लेना, पढ़ के उससे ही कर लेना। तो अगर ऐसा एक डाइपोल, मतलब ये क्यू है, ये -q है और ये 2a की डिस्टेंस है, ऐसा एक डाइपोल है और ये कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर ये इन द सेम स्ट्रेट लाइन है? तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। एट एन एक्सियल पोजीशन, ये सपोज सम डिस्टेंस x पे है, तो आप कैसे बनाना? तो डाइपोल के एकदम आधे में अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस होगी a, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी डिस्टेंस होगी आपकी a + x। वैसे ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? एक मिनट, सॉरी एक डेटा में एक छोटा सा एरर है। ये डाइपोल है, उसका ये मिड पॉइंट O है, ये -q है, ये पॉजिटिव q है, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस है p की x। मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से हमेशा डिस्टेंस दी जाती है और ये पूरा डिस्टेंस है 2a। आपको बताना ये है कि इस डाइपोल की वजह से इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो ये q चार्ज अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये पूरी डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है आपकी a, तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए x - a। और इस q चार्ज की वजह से अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो हम क्या करेंगे? +1 मिला चार्ज करते हैं, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? k q/x - a का होल स्क्वायर। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं आता है तो मेरा 3rd, 4th और 5th लेक्चर आप देखिए पहले, ठीक है, सिर्फ भी देखिएगा, तब आप समझ जाएंगे। अब इस -q की वजह से इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ होगी, ठीक है। -q की वजह से, इस वाले की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और वो डायरेक्शन कितनी होगी? अगर आप ये x है और ये पॉइंट ये है, तो यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी x + a, तो आपका आंसर आएगा kq/x + a का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो ये डिस्टेंस कम होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर। मतलब आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिल गई। एक आपको मिल गया kq/x + a का होल स्क्वायर, एक आपको मिल गया kq/x - a का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी होगी? होगी kq/x - a का होल स्क्वायर - kq/x + a का होल स्क्वायर। उस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करें तो kq कॉमन हो जाएगा, 1/x - a का होल स्क्वायर -1/x + a का होल स्क्वायर, kq/a - b a + b, तो a² + b², तो ये हो गया a² - b², सॉरी a² - b² का होल स्क्वायर। और इधर अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4xa। सॉल्व करके देखिएगा, ऊपर आपको मिलेगा 4xa। अब अगर हमने यहाँ पे एक एजम्पशन मानी थी, a² - b² को लिखा है हमने, या x² - a² लिखेंगे, सॉरी। अब हमने यहाँ एक अजम्पशन मानी थी। अजम्पशन क्या मानी थी? ये डाइपोल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल। हमने अजम्पशन ये मानी थी कि ये जो डाइपोल की लेंथ है ना, डाइपोल की जो लेंथ है 2a, और ये जो x हमने लिया है, तो 2a बहुत 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 छोटा है x, तो इस वजह से 2a + x या 2a - x बराबर होगा किसके? सॉरी x - 2a या x + 2a बराबर होगा किसके? x के। तो यहाँ पे हम इसको किसके बराबर कर सकते हैं? मतलब इस हम
2a को क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं, सॉरी a स्क्वायर को हम किसके बराबर मान सकते हैं, 0 के मान सकते हैं। तो यहाँ से a स्क्वायर को हम हटा सकते हैं। अगर हम a स्क्वायर को हटाएंगे तो 4a³ बाई x³ ऊपर x, नहीं नीचे x पावर 4 और ऊपर x, ऊपर से एक x गया और यहाँ x बचा, तो आपको मिलेगा 4a³ बाई x क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज कर ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है k³ a बाई 4k³ a बाई x³, और यहाँ अगर हम 4 को तोड़ दें 2 और 2 में, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, q डॉट 2 क्या था, डाइपोल मोमेंट का p, तो k2kp बाई x³। अब 2kp बाई x³ हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, x³। बाकी सारी चीजें नोट कर लें तो फिर मैं ये हिस्सा मिटाने वाला हूँ। ठीक, हमें ये पता चलता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/x³ के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घटेगी क्यूबिक टर्म में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस हिसाब से आएगा, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगी, डाइपोल मोमेंट पे, मतलब जैसे जैसे ये a बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ है आपका डाइपोल, ठीक है। तो इसको पढ़ लें, इसको नोट कर लें। इसके बाद आज का जो लास्ट हेडिंग है हमारा, आज का जो हमारा लास्ट हेडिंग है वो आपका है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये है, अगर आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, समझने में आपको आसानी होगी। हेडिंग में मिटा देना। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आपका ये ऐसा एक डाइपोल है जिसकी लेंथ आपकी 2l है समझ लीजिए, और ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से किसी r डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया है, तो ये जो पोजीशन कहलाती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अब अगर ये r है तो ये होगा, जाहिर सी बात है l होगा, r नहीं x है और ये l है, तो ये जो डिस्टेंस होगी अगर ये 90 डिग्री तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, √l² प्लस x²। अब अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ क्या मानते हैं, +1 कूलम का चार्ज, +1 कूलम का चार्ज मानेंगे तो इस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, और एक -q लिया तो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए होगा थीटा, तो एक मिनट, हाँ ठीक, ये एंगल होगा थीटा, और अगर हम इस चीज़ को यहाँ इससे ज्वाइन कर लें, ये पूरा क्यों है ना, अगर इस चीज़ से ज्वाइन कर लें तो ये एंगल भी होगा थीटा, उस हिसाब से ये एंगल भी होगा थीटा। अब डिस्टेंस इतनी है तो इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी k³ बाई √l² प्लस x² का होल स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी k³ बाई √l² प्लस x² का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, तो ये आपका होगा E, हम इसको EA बोल देते हैं, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं EA। तो एक मिलेगा हमें EA cos थीटा और नीचे मिलेगा EA sin थीटा। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल था थीटा, सॉरी ये एंगल भी थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस हिसाब से अगर ये पूरा था EB, तो यहाँ पे आपको एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मिली EB cos थीटा, और ऊपर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिली EB sin थीटा, ठीक है। जहाँ पर EA बराबर है EB के,
और ये बराबर है के क्यू बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो इस चीज को थोड़ा सा देखें। इस चीज को थोड़ा सा देख। अब हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, आप उसको देखिएगा। अब हमारा सिचुएशन कुछ ऐसे देखिएगा। अब हमारा वेक्टर कुछ ऐसे रिजॉल्व हो चुका है। जो वेक्टर पहले कभी कुछ ऐसे था, जो वेक्टर अभी कुछ ऐसे था, अब वो ऐसा कुछ बनेगा। अब क्योंकि ये बराबर था ई बी साइन थीटा और ई साइन थीटा भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट किधर आएगी? इधर। मतलब अगर आप एक ऐसे डाइपोल रख दो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इस डायरेक्शन में। मतलब डाइपोल मूवमेंट के अगेंस्ट या डाइपोल मूवमेंट के साथ साथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में वो कितना होगा? वो होगा 2EA cos थीटा, क्योंकि E और E भी बराबर, या 2KQ बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम याद हो तो ये डिस्टेंस थी r, ये एंगल था थीटा और ये डिस्टेंस थी l। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? ये डिस्टेंस थी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा हो गया आपका l बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2KQ बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एल बाई, सॉरी रूट यहाँ नहीं होगा, रूट यहाँ पे होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2KQL बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब x बहुत बड़ा था l से, x जो आपका था, सॉरी हाँ l जो था बहुत छोटा था x से, जो 2l था बहुत छोटा था x से, l स्क्वायर बराबर नियरली 0 के होगा। तो उस केस में 2KQL बाई एक्स क्यूब नीचे हमें मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो Q डॉट 2L कितना होता है? P होता है। तो हमें KP बाई KP बाई एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन से हमें क्या मिला था? हमें मिला था 2KP बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन से हमें क्या मिलेगा? ये एक्सियल था। इक्वेटोरियल पोजीशन से हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा KP बाई एक्स क्यूब। इसका वेरिएशन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस से नापेंगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ मिल जाएगा आपको। दो ग्राफ भी बना लो, जिससे ज़्यादा क्या करोगे इसमें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख लेते हैं आपको 1/x। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका गॉस थ्योरम नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गॉस थ्योरम को मैं मानता हूँ पोटेंशियल पढ़ने के बाद पढ़िए तो और अच्छा समझ में आता है, क्योंकि गॉस थ्योरम थोड़ा बहुत पोटेंशियल से डील करता है। तो नेक्स्ट टर्न से हम पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, मतलब जो पोटेंशियल होता है एक चार्ज की वजह से, और फिर हम ले आके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ के गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास।